Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 series. In today's lecture 6 हम डिस्कस करेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया फॉर एनआरआई एंड रेजिडेंट। तो फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज हम इसलिए लेके आए हैं कि 25 लेक्चर जो हम इस सीरीज में करेंगे इसके थ्रू आपकी जेआईबी मई 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, तो जो ये 50 मार्क्स का बैरियर है ना आप ये क्रॉस कर पाए। तो थोड़े से बड़े लेक्चर्स रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस हम 5 एमसीक्यूज भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक फ्री बुक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको कैसे अप्रोच करना है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको पता चलेगा, क्योंकि कुछ भी अननेसेसरली ना तो पढ़ना है ना ही टाइम होता है आपके पास। पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का आपको रियल पैटर्न बता रहे हैं। हमें कहाँ से पता चल रहा है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं? इसी डॉक्यूमेंट से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी इतने 1200 नंबर में एमसीक्यूज हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस जो है कर पाए। तो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका ये जेआईबी में 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। सबसे पहले हमने बात करनी है कि इंडिया में कौन से अकाउंट है एनआरआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए, फैमा के अकॉर्डिंग आरबीआई को ये बोला गया है कि इंडिया में इन लोगों के लिए स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट होने चाहिए। तो तीन तरीके के अकाउंट है, एनआरई दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट दैट इज एनआरओ अकाउंट। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनआरई अकाउंट की, दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। तो कौन लोग ओपन कर सकते हैं ये वाला अकाउंट? नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बैंक कहाँ पे ओपन किया जा सकता है? ऑथोराइज डीलर बैंक जिनको परमिट किया गया है, और कुछ कोऑपरेटिव बैंक जो आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज किए गए हैं वो ये अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। तो टाइप ऑफ अकाउंट आपका एनआरई में कौन कौन से, देखो आप सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, करंट अकाउंट भी, रेकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल्सो। तो क्या इसमें ज्वाइंट अकाउंट परमिटेड है? देखो, अगर दो एनआरआई है वो मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट अगर एक पर्सन जो बाहर है, मान लीजिए एक पर्सन दुबई में काम करता है, वो अपनी मदर के साथ इंडिया में अकाउंट ओपन करना चाहता है, ठीक है, तो वो कर सकता है, बट किस मोड पे? फॉर्मर और सर्वाइवर मोड पे। फॉर्मर और सर्वाइवर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पर्सन जैसे दुबई में रह रहा है, इसका नाम है राम, ठीक है, ये अपनी मदर सविता जी के साथ अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो लाइफ टाइम के लिए राम ही अकाउंट चलाएगा, ठीक है, वही होल्ड करेगा इस अकाउंट को, और वो अपनी मदर को पावर ऑफ अटर्नी देके लोकल पेमेंट्स वगैरह करवा सकता है, ठीक है। अगर राम की डेथ हो जाती है फिर जो है प्रॉपर होल्ड किसको मिल जाएगा? सविता जी को, जो इंडिया में रहती है। अगर राम अपनी वाइफ के साथ मिलके अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो दुबई में ही है तो भी कर सकते हैं, वहां पे आपका फॉर्मर और सर्वाइवर वाला मोड नहीं है, ये सिर्फ अगर आप रेजिडेंट इंडियन के साथ ओपन करना चाहते हो, ठीक है। फिर क्या अलाउड एक्टिविटीज होती हैं? विड्रॉल कर सकते हो आप लोकल पेमेंट के लिए, रेमिटेंस कर सकते हो अकाउंट होल्डर को, यानी जो राम है जिसने सविता जी के साथ मिलकर अकाउंट ओपन किया, तो सविता जी को पावर ऑफ अटर्नी देके वो विड्रॉ लोकल पेमेंट के लिए विड्रॉ कर सकते हो उस अकाउंट से पैसा, और वो राम को पेमेंट कर सकती है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो राम करना चाहते हैं इंडिया में वो भी कर सकती हैं। तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या हैं यहाँ पे? वो एनआरई अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, फंड्स बाहर नहीं भेज सकती, ठीक है, किसी और को, सिर्फ अकाउंट होल्डर यानी राम को ही पैसा भेज सकती है और किसी और को नहीं भेज सकती, और ना ही गिफ्ट के तौर पे किसी को पैसा भेज सकती है, और ना ही वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अनदर एनआरई अकाउंट में। तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ज्वाइंट एनआरई अकाउंट, राइट। देन परमिटेड ट्रांजेक्शन्स क्या है आपकी एनआरई अकाउंट में? क्रेडिट्स क्या क्या अलाउड है? देखो, इनवर्ड रेमिटेंस फॉरेन करेंसी में आ सकता है, राइट। आप फॉरेन करेंसी लेके आए हो, बैंक नोट है आपका, जब आप इंडिया विजिट किया था आपने, बट अगर आपकी करेंसी एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो फिर आपको सीडीएफ फॉर्म भरना पड़ता है, दैट इज करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर एप्लीकेबल है। और जो इस अकाउंट पे आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो ना, वो भी इस अकाउंट में क्रेडिट आता है। और करंट इनकम फ्रॉम इंडिया जो आप कमा रहे हो, इंडिया में क्या इनकम आप कमा रहे हो, जैसे आपने कोई प्लॉट बुक कराया था, उसका रिफंड आ गया, ठीक है, वो पैसा भी इस अकाउंट में आ जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि जो ओरिजिनल पेमेंट है इट हैज टू बी फ्रॉम एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट। डेबिट कहाँ पे पैसा यूज कर सकते हो इस अकाउंट से? लोकल पेमेंट्स के लिए बाहर पैसा भेज सकते हो, दूसरे किसी एनआरई एफसीएनआर अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हो। तो अब
फिक्स डिपॉजिट्स की क्या गाइडलाइन है इस अकाउंट के लिए? मिनिमम 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट अलाउड होता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्न किए गए आरबीआई डायरेक्शन 2016 के अकॉर्डिंग। तो डोमेस्टिक रुपी टर्म डिपॉजिट्स पे जो आपको मिलता है ना वही मिलेगा, बट यहाँ पे जैसे इंडिया में सीनियर सिटीजन या स्टाफ को एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाता है, बट एनआरई अकाउंट में जब आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो ना तो कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना तो सीनियर सिटीजन को ना स्टाफ को। और क्वार्टरली या उससे पहले भी क्रेडिट इंटरवल हो सकता है इंटरेस्ट का। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो क्या अलाउड है? अलाउड है, बट पेनल्टी लगेगी, और किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? एज पर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। और जो आपके एनआरई डिपॉजिट्स हैं और जिन पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उन पे वेल्थ और इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? देन अब हम बात करते हैं कि क्या आपको एनआरई डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन मिल सकता है इंडिया में। देखो, लोन मिल सकता है आपको, थर्ड पार्टी को भी मिल सकता है, बट एक कंडीशन है, जो लोन ले रहे हो ना आप इस अकाउंट के अगेंस्ट, वो आप बाहर नहीं लेके जा सकते हो। बाहर नहीं लेके जा सकते हो, आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो, बिजनेस एक्टिविटी कुछ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज पर फैमा गाइडलाइन। पर आप उस लोन से आगे किसी को लोन नहीं दे सकते, रीलैंडिंग नहीं कर सकते आप, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी में वो पैसा यूज नहीं कर सकते, और ना ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कहाँ पे यूज किया जा सकता है? अपने पर्सनल यूज के लिए, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, बट फैमा के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बाहर की बात करें, आउटसाइड द इंडिया, तो आप लोन ले सकते हो। ठीक है, आप अपने एनआरई डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, जैसे बैंक्स की ब्रांचेस बाहर भी तो हैं, राइट? तो ओवरसी ब्रांचेस जो ऑथोराइज डीलर की, वहां से आप लोन ले सकते हो। तो रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया फॉर लोन लिक्विडेशन वो परमिसिबल है आपका। देन स्पेशल प्रोविजन क्या है? अगर डेथ हो जाती है डिपॉजिटर की, तो बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा नॉन रेजिडेंट नॉमिनी को। और रेमिटेंस अगर करना चाहते हैं आउटसाइड इंडिया बाय रेजिडेंट नॉमिनी, उसके लिए आरबीआई अप्रूवल लगेगा। यानी हमने एक एग्जांपल लिया था राम का, वो एनआरआई थे, वो दुबई में काम कर रहे थे, अब इनकी डेथ होगी, तो जो इनका नॉन रेजिडेंट नॉमिनी है उसको पैसा मिल जाएगा। बट अगर राम की कोई पेमेंट पेंडिंग थी बाहर, और जो रेजिडेंट नॉमिनी इन्होंने अपॉइंट किया था, अगर वो पैसा बाहर भेजना चाहते हैं राम के बिहाफ पे, ऑल्दो उनकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। आप इस अकाउंट को आरएफसी में कन्वर्ट कर लोगे जब आप परमानेंटली इंडिया शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, आपने बाहर 5-6 साल काम किया, नाउ यू आर रिटर्निंग टू इंडिया, तो जो आपका एनआरई अकाउंट है वो आपका आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द एनआरई अकाउंट। अब हम बात करेंगे एफसीएनआर अकाउंट की। तो यहाँ पे ये अकाउंट एफ से आपने ध्यान रखना है कि फॉरेन करेंसी में ही ओपन होगा, वो आपका इंडियन करेंसी में ओपन होता है एनआरई अकाउंट। एफसीएनआर फॉरेन करेंसी में ओपन होता है, और एफडी मतलब आप एक एफडी ओपन कर रहे हो, दैट इज योर एफसीएनआर अकाउंट। तो अकाउंट आपका मेंटेन किया जा सकता है ऑथोराइज डीलर, ऑथोराइज बैंक के साथ। ठीक है, डिपॉजिट्स आप फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज में जो रख सकते हो इसमें। एंड आरडी अलाउड नहीं है आपको, यहाँ पे रेकरिंग डिपॉजिट अलाउड नहीं है इस अकाउंट में। तो जो टेन्योर रहता है डिपॉजिट्स का, वो फॉर मिनिमम 1 ईयर है एंड मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर। ये स्पेसिफिक ब्लॉक्स में चलता है आपका। देखो, फर्स्ट है आपका फर्स्ट ईयर टू लेस देन 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर टू लेस देन 3, देन आगे 3 ईयर टू 4 ईयर, 4 ईयर टू लेस देन 5, देन एग्जैक्टली 5 ईयर। तो इस ब्लॉक में आप अपनी एफडी जो है ओपन कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फिक्स्ड भी फ्लोटिंग दोनों परमिटेड है इस अकाउंट में। फिक्स्ड अगर डिसाइड किया गया कि 7% मिलना, तो पूरे टेन ईयर के बाद आपको 7% इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पर अमाउंट जो है मिल जाएगा। फ्लोटिंग चेंज होता रहता है एज पर मार्केट, जो आगे ऊपर नीचे मार्केट जाती है, या आरबीआई की जो रेपो रेट्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। तो रीसेट पीरियड क्या होता है? 6 मंथ का फॉर फ्लोटिंग रेट। तो क्या बैंक अपने अकॉर्डिंग ही रेट डिसाइड कर लेते हैं क्या इंटरेस्ट रेट? ऐसा नहीं होता, एक रेफरेंस रेट फॉलो करना पड़ता है। जैसे जो हमारा पेट्रोल का प्राइस होता है, इंडिया में पेट्रोल का प्राइस किसके बेस पे डिसाइड होता है? इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही जो आपका रेफरेंस रेट लिया जाता है, जो इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, वो बेस्ड होता है आपका ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सीलिंग की बात करें तो मार्कअप ऑन रेफरेंस रेट क्या है? लेस देन 3 ईयर के लिए अगर एफडी ओपन कर रहे हो तो अप टू 400 बेसिस पॉइंट, 3 to 5 ईयर के लिए कर रहे हो तो अप टू 500 बेसिस पॉइंट। तो मतलब 4%, 5%, और इस पे 4% प्लस लगा लो आप। बैंक ने डिसाइड किया जो एक्स्ट्रा मार्जिन वो रखते हैं 4%, तो 8% हो गया। इसमें भी 5% प्लस 4% बैंक का एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि यह अप टू 500 बेसिस पॉइंट था ना, 3 से 5 साल की अगर एफडी ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पे मान लीजिए
9% हो गया। तो ये अपने अकॉर्डिंग बैंक जो है डिसाइड नहीं करते, ये सीलिंग क्यों रखी गई है, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ना चार्ज कर लिया जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बैंकिंग सिस्टम में बनी रहे। कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है? 360 डेज पर ईयर, 364 की जगह 360 ले लिया जाता है बेटर कैलकुलेशन के लिए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो सेमी एनुअली भी, जो एक्चुअल डे पे बेस्ड होता है। इंटरेस्ट रिन्यूअल की अगर बात करें, अगर आप 14 डेज में रिन्यू कर रहे हो तो मैच्योरिटी डेट और रिन्यूअल डेट के अकॉर्डिंग जो लोअर होगा वो रेट अप्लाई होगा। बट अगर आपने डिले कर दिया 14 डेज के बियॉन्ड, तो फिर उसको फ्रेश डिपॉजिट ही कंसीडर किया जाता है। तो दिस इज रूल अगेंस्ट योर एफसीएनआर डिपॉजिट। अब बात करेंगे आपके एनआरओ की, उससे पहले देख लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। पेनल्टीज लगती है अगर आप स्वैप कॉस्ट वगैरह होती है, उसकी जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, बट अगर आप डिपॉजिट को स्प्लिट कर रहे हो, ये एनआरई डिपॉजिट्स में भी रूल अप्लाई होता है। अगर आप डिपॉजिट्स को स्प्लिट कर रहे हो, अमाउंट सेम है, या उसको कन्वर्ट कर रहे हो आरएफसी अकाउंट में, एक बैंक से दूसरे बैंक में बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, देन एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट में इंडिविजुअल जो रिजाइड कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया, वो इंडियन रुपी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जो इंडिया में वो कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो जो पर्सन बाहर रह रहा है वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है। अब फॉरेन नेशनल जो इंडिया में विजिट करते हैं, ठीक है, जैसे कोई टूरिस्ट आ गया इंडिया में, जॉन इज अ टूरिस्ट, वो इंडिया में आ गया, उसने अपना अकाउंट ओपन करना है इंडिया में, तो वो कौन सा करेगा? एनआरओ। ओके, तो ऑथोराइज डीलर, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये एनआरओ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इसमें भी सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स जो है वो अलाउड होता है। ज्वाइंट अकाउंट अगेन अलाउड, बट फॉर्मर और सर्वाइवर रेजिडेंट के साथ। ठीक है, सेम ही कंडीशन जो एनआरई में हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स का टेन्योर क्या रहता है? 7 डेज मिनिमम। इंटरेस्ट वही की आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जो आपका सेविंग डिपॉजिट्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है जो डोमेस्टिक रुपी सेविंग अकाउंट पे आपको मिलेगा। टर्म डिपॉजिट्स की बात करें तो रेट डिपेंड करता है टेन्योर के ऊपर। बल्क डिपॉजिट्स की जो डेफिनेशन यहाँ पे वही सब फॉलो होता है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब अगर आप डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स पे 7% दे रहे हो और आप ये एनआरओ अकाउंट पे 9 या 10% नहीं दे सकते। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं अलाउड है, जैसे डिस्कस किया था हमने सीनियर सिटीजन या बैंक स्टाफ को। और इंटरेस्ट जो आपका सेविंग डिपॉजिट्स पे उसको क्रेडिट किया जा सकता है क्वार्टरली और मोर फ्रिक्वेंटली, राइट। फिर इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन जो है परमिसिबल है? क्रेडिट की बात करें तो इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड इसमें आ सकता है। लेजिटिमेट ड्यूज इन इंडिया जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, आपका ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट और रुपी गिफ्ट विद इन एलआरएस लिमिट। एलआरएस लिमिट जो फॉलो करनी पड़ती है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत। डेबिट कहाँ पे यूज करोगे? लोकल पेमेंट, दूसरे एनआरओ अकाउंट को ट्रांसफर करना है। आपने देखा होगा कि एनआरई अकाउंट में, एफसीएनआर में ऐसा हमने बात नहीं की कोई रिस्ट्रिक्शन की, फुली रिपैट्रिएशन अलाउड है। बट यहाँ पे आपका करंट इनकम तो आप कर सकते हो ट्रांसफर, बट जो कैपिटल इनकम है, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो होती हैं, उस केस में रिस्ट्रिक्शन है। कितना? $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। और इसमें ट्रांसफर भी इंक्लूड है जो आप एनआरई अकाउंट में कर रहे हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एनआरओ अकाउंट में क्या होता है, आप जो रेंट वगैरह इंडिया में कमा रहे हो, अब दुबई तो शिफ्ट हो गए हो, आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी पड़ी है, इससे आपको रेंट आता है, तो इसमें ऑब्वियसली इंडिया के जो इनकम टैक्स रूल्स अप्लाई होंगे, राइट। और फुली रिपैट्रिएशन अलाउड नहीं है। अब इनमें ना कंफ्यूजन हो जाता है इन अकाउंट्स में, तो इसीलिए ना एक टेबल के थ्रू भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे कंपैरिजन कि क्या डिफरेंस है तीनों अकाउंट में। फिर लोन लिया जा सकता है, बट सेम चीज जो एनआरई में डिस्कस की कि री लैंडिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल एस्टेट के लिए अलाउड नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट। चेंज हो जाते हैं रेजिडेंसी स्टेटस, तो अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो तो एनआरओ अकाउंट रेजिडेंट अकाउंट हो जाएगा। और अगर आप फिर से नॉन रेजिडेंट बन जाते हो तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एनआरओ अकाउंट में। और जो इंडिया में रेजिडेंट इंडियन है, उसको पीओए दे के एनआरई लोकल पेमेंट्स वगैरह करवा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारे 3 अकाउंट, जो अकाउंट अलाउड है हमारे इंडिया में एनआरआई के लिए। अब जो हम बात कर रहे थे, फॉरेन नेशनल विजिट कर रहे हैं इंडिया में, वो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? एनआरओ अकाउंट ओपन किया जाता है जब वो विजिट करते हैं। तो जो बैलेंस है एनआरओ अकाउंट में, उनको पे किया जा सकता है जब वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, अगर वो 6 महीने से कम टाइम के लिए आए थे। और इसमें कोई क्रेडिट आपके लोकल फंड का नहीं ऐड होता। देखो, ये जॉन की हम बात कर रहे थे, जॉन इंडिया में आया है, टूरिस्ट है, एक प्रोजेक्ट के लिए आया, 4 मंथ का प्रोजेक्ट है उसका, तो उसने कौन सा अकाउंट ओपन किया? एनआरओ अकाउंट, राइट।
तो इसमें वो क्या पैसा रखेगा, जो पैसा वो लेके आया है बाहर से इंडिया में। अब जब वो जा रहा है, 4 महीने तक उसका प्रोजेक्ट था, कंप्लीट हो गया, तो जो बैलेंस है उसको पे कर दिया जाएगा। 6 महीने से ज्यादा अगर उसने नहीं रखा, ऑब्वियसली वो 6 महीने के लिए तो रहा ही नहीं, वो तो 4 मंथ के लिए रहा। और लोकल फंड्स जो उसके वहां पे अर्न हुए, उसका क्रेडिट इस अकाउंट में नहीं जाएगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट जो इस पे मिलता है। राइट, देन अकाउंट ऑफ फॉरेन नेशनल लिविंग इंडिया। अब देखो, इनको भी एनआरओ अकाउंट अलाउड होता है कि वो अपने जो पेंडिंग बोनाफाइड ड्यूज इंडिया में वो कलेक्ट कर सके। अब एक पर्सन था, मान लीजिए मिस्टर एक्स, वो गूगल इंडिया में आया था प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। ठीक है, अब उसका काम हो गया, उसको यहाँ पे जो पैसा सैलरी जो उसने कमाई। अब ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक्स को सेटिस्फाई करना होता है कि जो क्रेडिटर बोनाफाइड ड्यूज थे, जब वो इंडिया में रह रहा था, मतलब उसको सैलरी मिल रही थी ना, राइट। तो फंड क्रेडिट हो सकते हैं, रिपैट्रिएट हो सकते हैं इमीडिएटली, बट इंडिया के इनकम टैक्स और अदर टैक्स लॉ अप्लाई होंगे, और वही लिमिट है कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं किया जाएगा पर फाइनेंशियल ईयर, इतना ही रिपैट्रिएशन जो है अलाउड है यहाँ पे। और देखिए, अकाउंट में जो डेबिट होगा वो सिर्फ रिपैट्रिएशन टू अकाउंट होल्डर जो उसका अब्रॉड है। अब मिस्टर एक्स का इंडिया में उसने एनआरओ अकाउंट ओपन किया था, जब वो इंडिया रह रहा था, गूगल इंडिया में काम कर रहा था, वो 2-3 साल के लिए उसने काम किया। अब उसका जो अकाउंट फॉरेन में है, उसी अकाउंट में पैसा जाएगा उसका ये। अब वो क्लोज कर दिया जाएगा अकाउंट, जैसे ही उसके ड्यूज रिसीव हो जाते हैं, डिक्लेरेशन वो दे देता है कि मेरे को मेरे पैसे मिल गए। ओके, तो दीज आर द रूल फॉर अकाउंट ऑफ फॉरेन नेशनल जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। अब ये कंपैरिजन है आपका एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया, बट एक कंपैरिजन देख लेते हैं टेबल के थ्रू कि अकाउंट को हम इसको इंडियन करेंसी में मेंटेन करते हैं, एनआरओ को, एनआरई को भी, एफसीएनआर हमारा फॉरेन करेंसी में रहता है। तो जो वो पर्सन था राम, वो दुबई में काम कर रहा था, तो उसकी फॉरेन करेंसी थी, बट अकाउंट इंडियन करेंसी में मेंटेन होगा। ठीक है, विड्रॉल करेंसी भी इंडियन करेंसी है, ये टैक्सेबल है। जो एनआरओ अकाउंट ही आपका टैक्सेबल है इंडिया में, एनआरई टैक्स फ्री था, एफसीएनआर भी टैक्स फ्री था। टाइप ऑफ अकाउंट इसमें सेम है दोनों में, यहाँ पे सिर्फ फिक्स डिपॉजिट था। और हमने जॉइंट अकाउंट की तो बात की थी, फॉर्मर और सर्वाइवर, पावर ऑफ अटर्नी तीनों अकाउंट में अलाउड है। परमिटेड पेमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। यहीं पे लिमिट थी ये रिपैट्रिएशन वाली, कि आउटवर्ड रेमिटेंस, जब आप बाहर कैपिटल फंड्स का जो पैसा भेज रहे हो, उस पे लिमिट है कि आप USD 1 मिलियन ही कर सकते हो। बाकी इन दोनों अकाउंट में, एनआरई और एफसीएनआर में, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेम ही चीज है, डिस्कस की अगेन। अब हम बात करेंगे SNRR अकाउंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट है, किसके लिए है? रुपी डिनोमिनेशन में अकाउंट ओपन होगा, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, वो इंडिया में ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एलिजिबल पर्सन कौन है? जो भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड द इंडिया, जिसका बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, उनको प्रायर आरपीए अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वो ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अब एक यूएसए की एजेंसी मान लीजिए, वो इंडिया में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो, तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा उनके लिए? SNRR अकाउंट, फुल फॉर्म स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। अब इस अकाउंट में कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। टेन्योर ऑफ दिस अकाउंट, देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट है आपका और पीरियड ऑफ ऑपरेशन क्या है। अब वो पर्सन, एक जो यूएसए की एजेंसी मान लीजिए, वो यहाँ पे 5 साल के लिए बिजनेस करना चाहती है, तो इतने टाइम के लिए अकाउंट ओपन होगा। मैक्सिमम टेन्योर की अगर बात करें तो 7 साल तक अलाउड है। बट अगर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज है जहाँ पे आप अप्रूवल लेना चाहते हो कि 7 साल से बियॉन्ड करना चाहते हो, तो वहां पे आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है रिन्यूअल के लिए, फिर से रिन्यू कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जब आप SNRR अकाउंट ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक बिजनेस जो आप ओपन कर रहे हो उस नाम से जो है अकाउंट ओपन किया जाएगा। बैंक अलाउ कर सकते हैं कि आप सेपरेट अकाउंट रख लो डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब ये इंडिया में बिजनेस भी चला रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, तो सेपरेट सेपरेट अकाउंट रख लो, या एक सिंगली अकाउंट रख लो मल्टीपल ट्रांजेक्शंस के लिए। कंडीशन क्या है? कि आप उनको आइडेंटिफाई कर पाए और सेग्रीगेट कर पाए ट्रांजेक्शन प्रॉपरली। देन अब डेबिट और क्रेडिट आपके अलाइन होनी चाहिए बिजनेस ऑपरेशन से। अगर आप इंडिया में आए हो, आप जूट बिजनेस करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि इंडिया की जूट मार्केट बहुत अच्छी है, तो यू वांट टू स्टार्ट द जूट बिजनेस हेयर, तो वो जो पैसा आपका इस अकाउंट से आएगा जाएगा, ठीक है, वो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो, कोई पर्सनल एक्सपेंस नहीं करोगे आप इस अकाउंट से। ऑथराइज डीलर बैंक को ये इंश्योर करना है कि वो फार्मा के कंप्लाइंसेस को फॉलो कर रहे हैं। और आप फॉरेन एक्सचेंज किसी भी रेजिडेंट को इंडिया में प्रोवाइड नहीं कर सकते इस अकाउंट से। और ट्रांसफर एनआरओ से इस अकाउंट में प्रोहिबिटेड है, नहीं ट्रांसफर हो सकता पैसा। कोई इंटरेस्ट पेड नहीं होता SNRR बैलेंस पे, फुली रिपैट्रिएशन अलाउड है जब आप चले जाते हो, आपका बिजनेस हो गया विदाउट रिस्ट्रिक्शन।
एनआरओ में तो रिस्ट्रिक्शन थी, इस अकाउंट में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 7 साल तक आपने यहाँ पे बिजनेस किया, जो पैसा कमाया आप बाहर लेके जा सकते हो आराम से। अकाउंट होल्डर अगर रेजिडेंट बन जाता है, अब जो बाहर से लोग आए थे इंडिया में बिजनेस करने, उनको इतना अच्छा लगा, अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, एंड दे आर फीलिंग लाइक कि हम इंडिया ही रह लेते हैं और बिजनेस करते हैं, तो उनका अकाउंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा रेजिडेंट अकाउंट में। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर को। अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो फंड क्रेडिट कर दिए जाते हैं नॉमिनी के एनआरओ एनआरई अकाउंट में इन इंडिया और रेमिटेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। ओके, ये सेम आई थिंक स्लाइड हैज रिपीटेड अगेन। ओके, तो इसको इग्नोर करते हैं। अब हम फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात करेंगे। तो इस अकाउंट में तो हमने देखा एनआरआई पीआईओ के लिए या जो लोग बाहर हैं उनके लिए कौन कौन से अकाउंट इंडिया में अलाउड है। फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात करें, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो रेजिडेंट इन इंडिया कैन होल्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट की ऑप्शन अवेलेबल है? एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, आपका रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, देन योर डायमंड डॉलर अकाउंट एंड रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईईएफसी अकाउंट। ईएफसी अकाउंट क्या है? फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू इंडियन रेजिडेंट कि वो होल्ड करके रखे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉरेन करेंसी में आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट नहीं करवाना। देखो, ये वाले पहले समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं हमने क्रिएट करना कोई भी। पहले वाले जो हमने अकाउंट डिस्कस किए थे ना, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जो लोग इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट रखते हैं जो बाहर रह रहे हैं, अब जो ये वाले अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट ही है, बट उन लोगों के लिए जो इंडिया में रह रहे हैं। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट पे इस बार क्वेश्चन आया है, आपको नवंबर 2025 में आरएफसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, डायमंड डॉलर अकाउंट के ऊपर भी पूछा है। तो 3 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। तो ईईएफसी अकाउंट उन लोगों के लिए जो इंडियन रेजिडेंट है, बट उनको फॉरेन से पैसा आता है, फॉरेन की अर्निंग है उनकी, और वो क्या फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करके रख सकते हैं, उनको इंडियन रुपए में कन्वर्ट नहीं कराना, तो रख सकते हैं, ईएफसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बार बार एक्सचेंज रेट का रिस्क जो है ना वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्रेडिट अलाउड है। देखो, 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो आप रिसीव कर रहे हो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, इसमें आप लोन और इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड कर रहे हो। आपको पेमेंट रिसीव हुई फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। देखो, आप बाहर भेज दो ना, आप एक इलेक्ट्रिकल कंपनी हो मान लीजिए, आपका काम होता है एक्सपोर्ट करना बाहर, आप कुछ पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हो, तो वो पेमेंट जो आपको रिसीव हो रही है इस अकाउंट में रखेंगे आप, आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट आ रही है। अब आपको ना पहले एडवांस पेमेंट कर दी, 20% एडवांस पेमेंट कर दी, वो भी इस अकाउंट में। अब जो प्रोफेशनल अर्निंग लोग करते हैं, जैसे कोई डायरेक्टर है उसकी फीस, कंसल्टेंसी फीस, कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, वहां पे लेक्चर डिलीवर की आपको एक फीस मिली, वो इस अकाउंट में आप रखोगे। इंटरेस्ट अर्न जो कर रहे हो इस पे, वो भी इस अकाउंट में रहेगा। अब आपने फॉरेन करेंसी निकाली थी, ठीक है, कुछ परचेज करने के लिए, मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेज करना था आपने, आप फिर से जो बच गया पैसा उसको रिक्रेडिट कर सकते हो अनयूटिलाइज फॉरेन करेंसी को। और रीपेमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड लोन एडवांसेस जो ग्रांट किए जा रहे हैं इस अकाउंट से। और अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर कर रहे हो, जो आप कन्वर्ट कर दिया आपने अमेरिकन डिपॉजिटरी सीट्स में, वो पैसा जो आपको रिसीव हुआ वो भी इस अकाउंट में रखेंगे। अब एक इंडियन स्टार्टअप है, उसने बड़ा अच्छा किया इंडिया में, फेमस हो गया वो ओवरनाइट ही। अब उसको जो पेमेंट रिसीव हो रही है फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि जो उसका स्टार्टअप है ना उसकी सब्सिडीज अब बाहर भी है। मान लीजिए डॉली चाय वाला था हमारा, ठीक है, अब उसका बिल गेट के साथ पिक्चर थी, वायरल हो गया वो, सपोज कीजिए उसने बाहर भी सब्सिडीज ओपन कर दी, अब उसको वहां पे पैसा रिसीव हो रहा है, वो कमा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज उसको रिसीव हो रही है, तो वो पैसा भी इस अकाउंट में वो रख सकते हैं, तो दैट इज योर परमिटेड क्रेडिट। अब इस अकाउंट से पैसा कहाँ यूज किया जा सकता है? आप पेमेंट कर सकते हो आउटसाइड इंडिया फॉर कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। इंडिया में ही कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती है ना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो अलाउ करते हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर लो जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो, तो वहां कर सकते हो। कस्टम ड्यूटीज पे कर सकते हो आप एज पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ट्रेड रिलेटेड लोन एडवांस जो आप इंपोर्टर कस्टमर को दे रहे हो बाहर इंडिया के, वो भी। पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज टू इंडियन रेजिडेंट गुड्स और सर्विसेज, जैसे आपने एयर फेयर बुक कराया, होटल एक्सपेंसेस वगैरह जो आपको फॉरेन करेंसी में देने पड़ते हैं, वो इस अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो। ओके,
अब रिक्रेडिटिंग विड्रॉ रुपी अमाउंट फॉर एनी पर्पज इज नॉट अलाउड। आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवा दिया सपोज कीजिए, तो वो दोबारा से इंडियन करेंसी वाला पैसा नहीं जाएगा इस अकाउंट में। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट होता है ये। आपके जो क्लेम सेटल्ड होते हैं इंडियन रुपीज में, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, वो क्रेडिट नहीं होगा। फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज आप ग्रांट नहीं कर सकते हो, इस अकाउंट के अगेंस्ट लोन नहीं आपको मिल सकता। और आप इसको यूज कर सकते हो टू रीपे पैकिंग क्रेडिट एडवांस किसी करेंसी में जिसमें एक्चुअल एक्सपोर्ट अगर हुआ है तो देन ओनली। अब आरएफसी अकाउंट की बात करें, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है आरएफसी अकाउंट में, मतलब आप एनआरआई थे, आप इंडिया रिटर्न कर गए हो, अब आप कौन सा अकाउंट इंडिया में ओपन कर सकते हो? आप आरएफसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, कि जो पैसा आपने बाहर कमाया वो अब आप यहाँ पे रख सकते हो फॉरेन करेंसी में। नॉमिनेशन फैसिलिटीज यहाँ भी अलाउड है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, डिसाइड किया जाता है बैंक के द्वारा एज पर द मार्केट रेट। ज्वाइंटली अगेन सेम ही चीज, फॉर्मर और सर्वाइवर बेस पे अलाउड होता है। जो रिलेटिव ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है वो ऑपरेट थोड़ी कर सकता अकाउंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अकाउंट होल्डर, वही चलाएगा, उसकी डेथ होती है फिर कंट्रोल हो जाता है सर्वाइवर का। अब आप आरएफसी अकाउंट को इनमें से किसी भी टाइप में जो है मेंटेन कर सकते हो और फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में रहता है। देन क्रेडिट, कौन सा पैसा इस अकाउंट में आएगा? देखिए, बाहर काम किया आपने, अब आपको पेंशन भी मिलती है वहां से, तो वो पैसा आप यहाँ पे इस अकाउंट में रख सकते हो। ठीक है, एसेट एक्वायर किया था आपने एज अ नॉन रेजिडेंट, उसकी पेमेंट आपको आने गिफ्ट के तौर पे आपको मिला था, इसमें पैसा रख सकते हो। प्री इंडिपेंडेंस होल्डिंग की बात करें, मान लीजिए आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने बाहर स्विट्जरलैंड में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी इस टाइम से पहले, लाइक बिफोर जुलाई 8 1947, तो उससे जो इनकम आपको मिल रही है ना, वो आप इस अकाउंट में रख सकते हो, बट आपको आरबीआई का स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो आपको मिल रहे हैं, जैसे सेटलमेंट हो रही है एलआईसी क्लेम, मैच्योरिटी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, जो आपको फॉरेन एक्सचेंज में पे की जा रही है बाय इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, इस अकाउंट में रख सकते हो। बैलेंस इन एन एनआरईएफसी एनआर अकाउंट, वो जब चेंज हो जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस, इस अकाउंट में आप रख सकते हो। परमिटेड डेबिट्स की बात करें, तो आप इसका बैलेंस बाहर यूटिलाइज कर सकते हो करंट कैपिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। फिर बात करते हैं आरएफसी डोमेस्टिक की। देखो क्या डिफरेंस है आपका आरएफसी और आरएफसी डोमेस्टिक में। ये उन लोगों के लिए है जो लोग एक्चुअल में इंडिया ही रह रहे हैं हमेशा से, वो उनको पैसा मिलता है किस में? फॉरेन करेंसी में। जैसे एक पर्सन है, उसने एक प्रोजेक्ट उठाया हुआ है यूएसए का, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है इंडिया से, ठीक है, बट पेमेंट किस में आती है? डॉलर में। ये अकाउंट ओपन कर लेगा। कोई रिलेटिव था, किसी को पेमेंट कर दी फॉरेन करेंसी में, तो किस अकाउंट में जाएगा? आरएफसी डोमेस्टिक में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं है, बैलेंस कितना रख सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट अलाउड है, आपकी नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी अलाउड है इस अकाउंट में। एंड इसमें क्रेडिट क्या क्या आएगा जो हम बात कर रहे थे, आपने कोई लेक्चर डिलीवर किया, आप अब्रॉड गए थे, घूमने फिरने गए थे, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिला, तो वो पैसे इस अकाउंट में रखो। ठीक है, अनस्पेंट अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज का, इटली टूर लगाने गए थे आप, पूरा पैसा नहीं स्पेंड हुआ, बच गया, ठीक है, यूरो बच गए, इस अकाउंट में रखो। क्लोज रिलेटिव की साइड से आपको गिफ्ट मिला, आपके कोई रिलेटिव है जो बाहर रहते हैं, इंडिया आए हुए हैं, आपको गिफ्ट के तौर पे डॉलर देके चले गए, इस अकाउंट में पैसा रखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज आपको रिसीव हुई, अर्निंग ऑफ एलआईसी क्लेम, मैच्योरिटी सरेंडर्ड वैल्यू, जो आपको फॉरेन उसमें करेंसी में रिसीव हो रही है बाय इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, वो इसमें रखोगे। अब देखो, आप हो टूरिस्ट गाइड, ठीक है, एक फॉरेन टूरिस्ट है जो आया इंडिया में, आपने उसकी बहुत हेल्प की, उसको बहुत गाइड किया, उसने आपको पेमेंट की फॉरेन करेंसी में, ठीक है, तो वो भी आप इस अकाउंट में पैसा रख सकते हो। तो परमिटेड डेबिट कहाँ पे यूज करोगे? कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स पे कर सकते हो, फैमा की रेगुलेशंस फॉलो होंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इस अकाउंट से पैसा यूज कर सकते हो। अब कुछ और कंडीशंस हैं जो बेसिकली तीन अकाउंट में फॉलो होती है। आपका यहाँ पे आरएफसी अकाउंट पे ये फॉलो नहीं होती। ईएफसी, आरएफसी डोमेस्टिक एंड डायमंड डॉलर अकाउंट जो हम पढ़ेंगे अभी, कि जो आपके मंथली फॉरेन करेंसी मिलता है ना आपको, एक महीने का, वो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है आईएनआर में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर एडजस्टमेंट। इस अकाउंट में पैसा था, एक महीने में यूज कर लिया, वेल एंड गुड। अगर यूज नहीं किया, वो पड़ा है आपके पास पैसा इन अकाउंट में, इन तीनों अकाउंट में, आप उसको कन्वर्ट कराओगे इंडियन रुपीस में ऑथोराइज डीलर के थ्रू, ठीक है। और जो बैलेंसेस हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट में, अकाउंट होल्डर की रिक्वेस्ट पे, अगर वो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस फिर से चेंज कर देता है। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट बन गया फिर से,
वो राम दुबई से इंडिया शिफ्ट हो गया था। अब उसको लगा इंडिया का हवा पानी कुछ अच्छा नहीं है, बाहर वापस से उसको बाहर दुबई जाना है। तो कोई बात नहीं, उसका अकाउंट फिर से नॉन रेजिडेंट में चेंज हो जाएगा, राइट। अब बात करेंगे डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम की। देखो नाम से क्लियर है, ये डायमंड डॉलर अकाउंट मतलब डॉलर में अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। कौन कर सकता है? जो बेसिकली डायमंड एक्सपोर्टर्स होते हैं, फर्म कंपनीज जो कंप्लाई कर रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा ओपन किया जाता है? एक्सपोर्टर नेम, और मेंटेन किया जाएगा सिर्फ यूएस डॉलर में, इसीलिए इसका नाम जो है क्या है? डायमंड डॉलर। करंट अकाउंट होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। नो इंटर अकाउंट ट्रांसफर अलाउड बिटवीन डीडीए। तो डीडीए अकाउंट मेंटेन्ड बाय द अकाउंट होल्डर। एक्सपोर्टर फर्म कंपनी 5 या 5 से कम डीडीए अकाउंट ओपन कर सकती है, ठीक है। अब जो एक्सपोर्टर फर्म्स और कंपनी है जिनकी फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑलरेडी है, एक्सेप्ट ईएफसी अकाउंट, ठीक है, विद बैंक्स इन इंडिया और अब्रॉड, फिर वो एलिजिबल नहीं है, वो डीडी अकाउंट फिर ओपन नहीं कर सकती। वो किसके द्वारा ओपन किया जा रहा है? फर्म कंपनीज जो डील कर रही है परचेज सेल ऑफ रफ और कट पॉलिश डायमंड, ये सारे जो ज्वेलरीज में डील कर रहे हैं ना वो। बट इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड का, एंड एक एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 3 करोड़ का, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर। अब आपका फर्स्ट ईयर का टर्नओवर था 4 करोड़, सेकंड का था आपका 3 करोड़, आपका थर्ड का था 5 करोड़, तो इनकी एवरेज जो है 3 करोड़ रहे, तो वो ओपन कर सकते हैं। अब फंड आप ट्रांसफर कर सकते हो रुपये अकाउंट में भी। एक्सपोर्ट फर्म कंपनी सेम जो बात की हमने कि ऑलरेडी जो फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर रही है वो फिर से डीडी अकाउंट नहीं ओपन कर सकती। और इसमें क्या क्या पैसा आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? देखो, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, जो आप यूएस डॉलर में पेमेंट कर रहे हो, आपने एक्सपोर्ट किए डायमंड, शिपमेंट की, उसका पैसा आपको मिला, आपको यूएस डॉलर में पेमेंट आ रही है। आप क्या सूरत के बहुत अच्छे डायमंड मर्चेंट हो, वेल नोन हो, आप मुंबई में ही ना किसी दूसरे डायमंड मर्चेंट को क्या कर रहे हो? डायमंड प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो जो लोकल सेल आपको यूएस डॉलर में इन्होंने पेमेंट की, मुंबई वाले एक्सपोर्टर ने भी, तो आप क्या करोगे? ये पैसा आपका इस अकाउंट में आ जाएगा। इंपोर्ट की पेमेंट आप परचेज करो, अब आप बाहर से डायमंड मंगा रहे हो, ठीक है, ओवरसी लोकल सोर्सेज से, पेमेंट यूएस डॉलर में। पेमेंट आपको मिल रही है परचेज ऑफ कट पॉलिश डायमंड कलर जेमस्टोन, वो भी, मतलब सिंपल सी बात है, इससे पेमेंट जा रही है और जो आ रही है यूएस डॉलर में। आप डायमंड खरीद रहे हो, आप डायमंड सेल कर रहे हो, वो सारा जो है इस अकाउंट में यूएस डॉलर में मेंटेन होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया? हमने अकाउंट्स देखे एनआरआई के लिए, पीआईओ के लिए जो इंडिया में अलाउड है, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, कंपैरिजन भी देखा तीनों का। फिर हमने देखा कि जो लोग फॉरेन विजिट करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट है, वो कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देन वी हैव सीन एसएनआरआर अकाउंट। सिंपल सी बात ध्यान रखने, बिजनेस इंटरेस्ट जिनका इंडिया में है, जो लोग बाहर रहते हैं, वो एसएनआरआर अकाउंट ओपन करेंगे। देन हमने अकाउंट्स देखे जो लोग इंडिया में ही हैं, क्या वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं? जैसे ईएफसी अकाउंट, कोई एक्सपोर्टर है उसने अकाउंट ओपन करना है ईएफसी अकाउंट, कोई डायरेक्टर को फीस मिली, ठीक है, कोई स्टार्टअप है जिसको पेमेंट्स आती है बाहर से, तो ईएफसी अकाउंट ओपन करेगा। देन आरएफसी अकाउंट, जो लोग पहले एनआरआई थे, इंडिया परमानेंटली आगे, वो आरएफसी अकाउंट ओपन करेंगे। बस पैसा इसमें कोई इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, फॉरेन करेंसी में ही रखो। आरएफसी डोमेस्टिक किसके लिए था? जो ऑलरेडी इंडिया में ही है हमेशा से, बट उनको अर्निंग फॉरेन करेंसी में हो रही है। जैसे कोई काम कर रहा है बाहर की कंपनी के लिए, वर्क फ्रॉम होम है, उसका पेमेंट उसको फॉरेन करेंसी में आती है। आपके रिलेटिव ने आपको गिफ्ट दे दिया फॉरेन करेंसी में, टूरिस्ट गाइड को पेमेंट मिल गई, ये सब आरएफसी डोमेस्टिक में। फिर डायमंड डॉलर, सिंपल की डॉलर में अकाउंट होगा, एक्सपोर्ट करते हैं जो डायमंड का। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब हमने बात करनी है कि एक्स वाई जेड एक्सपोर्ट इंडिया कंपनी है, उसको रेगुलर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिल रहे हैं यूएसटी में। तो मैनेजमेंट क्या चाहते हैं? को रिटेन करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी विदाउट इमीडिएट कन्वर्जन, बैलेंस यूज करना है लेटर फॉर इंपोर्ट पेमेंट, अवॉइड करने एक्सचेंज लॉस ड्यू टू फ्रीक्वेंट कन्वर्जन। तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे एज पर यू, बट यू आर थिंकिंग कि कौन सा ऑप्शन सही है? एनआरए अकाउंट, क्या ईएफसी, आरएफसी डोमेस्टिक, या एसएनआरआर अकाउंट? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या है? बी, ईएफसी अकाउंट ये ओपन करेंगे। देन मिस्टर अरविंद वॉज रिजाइडिंग इन यूएसए फॉर 15 ईयर।
अब वो इंडिया वापस आ गए परमानेंटली, उनको अपनी फॉरेन सेविंग फॉरेन करेंसी में ही रखनी है कि इंडिया में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं करवानी, फ्रीली यूज कर पाए फंड्स इन इंडिया। तो आपको क्या लगता है कौन सा अकाउंट उनके लिए सही है? क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हमने बाकी ऑप्शंस देखने नहीं है जब हमें पता है कि राइट ऑप्शन क्या है, आरएफसी अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। मिस्टर अमित एनआरआई है जो यूके में रहते हैं, उनका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है मुंबई में, जहां से उनको मंथली रेंटल इनकम आती है। देखो, जब हमने कोई कॉन्सेप्ट समझ लिया और जब हमें एक लाइन से पता चल जाएगा कि कौन से अकाउंट की बात हो रही है ना। ही वांट्स टू डिपॉजिट रेंटल इनकम इंडिया, लोकल एक्सपेंस पे करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं सम अमाउंट अब्रॉड उनके यूके बैंक अकाउंट में, और इंश्योर करना चाहते हैं कंप्लाइंसेस ऑफ फैमा रेगुलेशंस के साथ। तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता था? सिंपल सी चीज है, हमें पता है कहाँ पे एनआरओ क्या है हमारा, ये है। तो रेंटल इनकम आप एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, और रिपेट्रिएशन कितनी अलाउड है? अप टू यूएसटी 1 मिलियन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफसीएनआर अकाउंट करेक्ट है? एफसीएनआर अकाउंट था क्या? रेजिडेंट इंडियन ओपन कर रहे थे क्या? आईएनआर में मेंटेन कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। टर्म डिपॉजिट है जो फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है, एफ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following foreign exchange receipts can be credited to RFC domestic account? जो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रहा पेमेंट के तौर पे, जब आप बाहर विजिट किया था आपने, आपका अनस्पेंट अमाउंट है फॉरेन करेंसी का, एक्वायर्ड फ्रॉम एडी बैंक फॉर ट्रेवल अब्रॉड, सैलरी रिसीव्ड इन इंडियन आईएनआर, या गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लोज रिलेटिव जो बाहर रह रहा है। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे आरएफसी डोमेस्टिक, आरएफसी ईएफसी, उसमें तो हम आईएनआर में तो रख ही नहीं रहे हैं ना पैसा। तो ये ऑप्शन हमारी गलत होगी, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप जेआईबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर सम कोर्स, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में एंड लाइव क्रैश कोर्स मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, यू हैव टू विजिट टू द एडुटा वेबसाइट, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे विजिट करना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपको क्लिक करना है edutap.in पे। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करते हो आपको कोर्सेज को एक्सेस करना है। कोर्सेज पे जाके यू हैव टू क्लिक ऑन द जैप कोर्सेज। जब आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज दिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मास्टर कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। मास्टर कोर्स क्या है, ये ट्रायल के बारे में भी आई लेट यू नो। सबसे पहले मास्टर कोर्स में अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कीजिए। इसमें ना आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, और एग्जाम से पहले, जैसे आपका मई में एग्जाम है उससे थोड़े टाइम पहले आपकी लाइव क्लासेस होती है रिवीजन के लिए। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और फ्लैट 77% ऑफ आपको मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है फैब 77। और आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका सिर्फ आईएफएस का पेपर था, एएफएम का था, बाकी तो क्लियर हो गए हैं, तो एज पर योर नीड इंडिविजुअल में भी एनरोल कर लो। और उससे पहले कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले इफ यू वांट टू सी कि क्लासेस कैसी है, कॉन्सेप्ट नोट्स किस लेवल के, क्विजेस का क्या लेवल है, तो आप 3 आवर के ट्रायल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो विद जस्ट ₹1, राइट? अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 जो है वो लॉन्च हो चुका है। देखिए, कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए। आपके पास टाइम है 2 2 आवर्स मॉर्निंग इवनिंग, और लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, लाइव मेंटर से डाउट पूछना चाहते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है टोटल 60 लाइव क्लासेस, यानी 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। लाइव क्लास मिस भी हो जाती है ना, नॉट टू वरी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है फ्लैट 77% ऑफ के साथ। आपकी प्रिपरेशन होगी और आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो। इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल रहा है। कोड यूज करना है फैब 77 टू गेट फ्लैट 77%। और एक मेंटर टॉक हमारी रहती है। ठीक है, मेंटर टॉक क्या है कि हर 15 दिन में आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो जो भी आप फेस कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, मोटिवेशन फील नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस इट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।